हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण नियम। तो देखो बच्चों, इस लॉ को हम आगे डिस्कस करें इससे पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है और वो है पहला डिफ्यूजन और सेकंड है इफ्यूजन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो देखो बच्चों, डिफ्यूजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड्स विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। मीन्स लिक्विड्स का गैसेस का इंटरमिक्सिंग जो बिना किसी हेल्प के होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो कहलाता है क्या? डिफ्यूजन। समझ गए बच्चों कि गैसों का, द्रवों का बिना किसी सहायता के अपने आप मिलना, यही क्या कहलाता है? विसरण। तो यही मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड्स विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो बिना किसी बाहरी सहायता के गैस या द्रवों का परस्पर मिलना ही क्या है? विसरण। जैसे आप देखोगे कि अगर एलपीजी गैस लीक हो जाए तो पूरे में फैल जाती है अपने आप, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, उसका पूरे में डिफ्यूजन हो गया। आप अगरबत्ती जला देते हैं तो धीरे धीरे पूरे में उसकी स्मेल या कहीं की उसकी सुगंध फैल जाती है, धुआं फैल जाता है। ये अपने आप होता है, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वाटर में अल्कोहल मिला दें या अल्कोहल में वाटर को मिक्स कर दें, ये अपने आप मिक्सिंग हो जाएगी। तो बोथ मीन्स इंटरमिक्सिंग प्रोसेस ऑफ लिक्विड्स गैसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन। ओके, अब हम आते हैं कि इफ्यूजन क्या है? निःसरण। तो देखो, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, बट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू पिन होल फ्रॉम वेसल ऑफ गैस। कोई भी एक वेसल में गैस भरी हुई है तो उसके किसी पिन होल से गैस का बाहर आना, डिफ्यूजन होना ही क्या कहलाता है? इफ्यूजन। जैसे आप एलपीजी गैस है, सिलेंडर है, तो आप जैसे ही रेगुलेटर ऑन करते हैं तो गैस बाहर आने लगती है, तो वो एक क्या है? इफ्यूजन। समझ गए ना कि डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू पिन होल फ्रॉम वेसल ऑफ गैस इज कॉल्ड इफ्यूजन। समझ गए बच्चों कि गैस के एक पात्र से छोटे से छिद्र द्वारा गैस का बाहर आना, ये क्या कहलाता है? इफ्यूजन। और इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसी को बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो व्हाट इज दिस? क्या है ये डिफ्यूजन लॉ? तो देखो, डिफ्यूजन लॉ इट इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोलर मास, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। फिर से सुने कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। समझ गए बच्चों कि किसी भी गैस के डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन होने का जो प्रोसेस है या रेट है, वो गैस के मोलर मास के रूट या जो स्क्वायर रूट है उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात गैस के विसरण की दर गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। और यही में लिखा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। गैस के विसरण की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब समझ रहे हो आप कि क्या इसका मीनिंग है? व्हाट इज? तो देखो, जो हैवी गैस होगी वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगी, जो लाइटर गैस होगी, लाइट गैस होती हैं जो हल्की हैं, वो जल्दी फैलती हैं। मतलब अगर आप इस तरफ से मान लो नाइट्रोजन गैस और इस तरफ से हाइड्रोजन गैस पास करें तो आप देखोगे हाइड्रोजन जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगी, जबकि नाइट्रोजन धीरे धीरे। सीधा सा है कि जो हैवी है, मोटा हो, कोई बहुत हैवी हो, तो वो धीरे धीरे चलेगा, जो हल्का है वो दौड़ लगा देगा। और यही कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ गैस। जितना ज्यादा मोलर मास उतना रेट डिफ्यूजन। और यही लिखा है मैंने कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। और आगे बढ़ जाए हम इसको तो ये मिटा देते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि आगे और अगर हम रिलेशन देखें गैस का,
यहाँ पर कि क्या और रिलेशन होंगे, तो देखो यहाँ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। अगर टू गैसेस के कंपैरिजन में देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं m1 m2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टू गैसेस, वेयर r1 रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, फॉर वन गैस, कोई फर्स्ट गैस है, R2 rate of diffusion another gas, okay, M1 molar mass of gas first या gas 1, M2 molar mass of gas या another gas। तो इस तरह से मतलब R1 पहली कोई एक गैस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो R2 दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो M1 जो है फर्स्ट गैस का मोलर मास है जिसका रेट डिफ्यूजन R1 है, तो M2 दूसरी गैस सेकंड गैस जो भी आप अनदर गैस ले रहे हैं उसका मोलर मास होगा। मींस अगर हम यहाँ लिखें RH2 अपॉन RO2 तो यहाँ हो जाएगा MO2 अपॉन MH2, समझ गए ना। इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन है। अब हम और आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर आप इसमें आए, यदि आप रिलेशन देखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है, तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू होता है डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, समझ गए ना। गैस का विस्तृत आयतन बटा में हो जाएगा विस्तरण की दर, विस्तरण में लगा समय। मीन्स R इक्वल टू, यदि हम इसे R लें, डिफ्यूजन वॉल्यूम V है और ये है T, तो V अपॉन T, V अकॉर्डिंग टू Avogadro's law, okay, V directly proportional to the n, therefore R is equal to n upon T, तो R1 is equal to V1 upon T1, R2 is equal to V2 upon T2 और R1 is equal to N1 upon V1, R2 is equal to N2 upon T1, N2 upon T2, समझ गए ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन विसरण की दर जो है गैस के विस्तृत आयतन और विसरण में लगे समय इसका अनुपात है डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना वॉल्यूम गैस का डिफ्यूज्ड हो गया, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, उतना डिफ्यूजन में कितना टाइम लगा, तो R इक्वल टू V अपॉन T, चूंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ, सो देन R इक्वल टू n अपॉन T, n तो ऐसा भी ले सकते हैं, तो R1 इक्वल टू V1 अपॉन T1, R2 इक्वल टू V2 अपॉन T2 या R1 इक्वल टू N1 अपॉन T1, R2, चूंकि n इक्वल टू होता है W अपॉन M, ओके, तो N1 इक्वल टू W1 अपॉन M1, R2 इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो देखिए अब आप क्या रिलेशंस बन सकते हैं, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा दूं यहां पर। अब हम देखते हैं कि इस तरह से क्या रिलेशंस बनेंगे और आगे, तो ये हो जाएगा हमारा कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। यहां तो आप ये इस रिलेशन को पहले ही देख चुके हैं, या हम यहां लेंगे V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रिलेशन हो गया, ओके। व्हेन T1 इक्वल टू T2 हो तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू हो जाएगा M2 अपॉन M1, ओके। सेकंड लॉ में देखिए कि N1 अपॉन T1 अपॉन N2 अपॉन T2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1, N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा M2 अपॉन M1। यहां तक आप समझ गए। इसमें भी यदि हम टाइम सेम करते हैं T1 इक्वल टू T2, तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। और आगे देखते हैं कि W1 अपॉन M1 अपॉन W2 अपॉन M2 इक्वल टू रूट
m2 अपॉन m1, w1 अपॉन w2 इक्वल इंटू ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 इक्वल टू रूट m2 अपॉन m1। यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां कोई दिक्कत समझ गए ना? यहां से m2 m1 और आगे यहां ले लें w1 अपॉन w2 इक्वल टू रूट m2 अपॉन m1 इंटू m1 अपॉन यहां क्या हो जाएगा m2, या इसको लिखेंगे w1 अपॉन w2 इक्वल टू रूट m1 अपॉन m2। एक रिलेशन ये है, ये मोल के बेस पर है। यहां आप समझ गए होंगे m2 को उठा के रूट के अंदर लाए तो स्क्वायर हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये होगा। तो ये रिलेशन हो गया w1 अपॉन w2 इक्वल टू रूट m1। इसका मतलब है जिस गैस का मास ज्यादा, अमाउंट ज्यादा, उसका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ गए होंगे। और आगे देखो टेम्परेचर और प्रेशर से और रिलेशंस देख लें हम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन ओके, ये रिलेशन हो गया एक मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर। अब टेम्परेचर और प्रेशर से और रिलेशंस बता दूं मैं आपको। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस। मींस जो रेट है, आप देखोगे कि जो डिफ्यूजन रेट है, ओके, डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ऑफ गैस। जितनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ गैस होगी, जितना, समझ गए बच्चों, की जो विसरण है वो गैस के वेग, गैस अणुओं के वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ, अगर कोई भी वेलोसिटी आप देखते हैं कि रेट, जो वेलोसिटी ऑफ गैस होती है, ठीक है, वो होता है इस तरह से। अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखोगे तो एक रिलेशन आता है RT अपॉन m के साथ। यहाँ पर जो T है या m है, इसी बेस पर हम इसको लें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आप जाएंगे तो ये रिलेशन आएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू, अगर R1 अपॉन R2 के साथ रिलेशन लेंगे तो R1 तो M2 अपॉन M1। ये रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन का। इसके अलावा और अगर आप रिलेशन देखें तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 रूट M2 अपॉन M1। एक रिलेशन ये है किसके साथ? प्रेशर के साथ। तो प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, मोलर मास के साथ, वॉल्यूम के साथ, मास के साथ, ये सब रिलेशंस जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये वेलोसिटी, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये सिर्फ मैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर आपको ये, आप ये देखें कि जो डायरेक्टली ऐसा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चूंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन, इसलिए इस बेस पर हमने ये रिलेशन लिया है। प्रेशर के साथ ये रिलेशन है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आप उन्हें नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन अननोन गैस डिफ्यूजेस 4 times as quickly as oxygen, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। समझ गए बच्चों कि कोई भी अननोन गैस है जिसके डिफ्यूजन रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर, वो ऑक्सीजन गैस के डिफ्यूजन रेट से 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो पूछ रहा है कि इस अननोन गैस का मोलर मास क्या होगा। तो यहां पर हम आ जाएं, Rx, इसको ले लें हम RO2 ना, इस तरह से ले लें हम यहाँ पर RO2 इक्वल टू R। तो Rx इक्वल टू 4R। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अननोन गैस के डिफ्यूजन का रेट है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन रेट से 4 टाइम्स है। तो अगर हम ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट R लेते हैं तो Rx कितना हो जाएगा? 4R। यहां तक समझे। MO2 तो ये होता है 32 mx। हमें ये कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू रिलेशन RO2, या हम यहाँ इस तरह से ले लें Rx अपॉन RO2 इक्वल टू MO2 अपॉन mx। इनवर्सली रिलेशन ले लें, Rx 4R अपॉन R, 32 अपॉन mx। R से R कैंसिल करें
तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू रूट 32 अपॉन एम एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाएगा एम एक्स, या हम ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन एम एक्स। ये हो गया 16 इक्वल टू 32 अपॉन एम एक्स। तो एम एक्स इक्वल टू 32 अपॉन 16 मीन्स 2। तो एम एक्स मीन ये हो गया कितना 2। ये हो सकती है क्या H2। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ओके, आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए बच्चे, ये मैंने रिलेशंस लिए हैं और इसी रिलेशन के बेस पर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 180 ml of hydrocarbon gas diffused in 15 minutes and ठीक है, while under the same condition 120 ml of has to diffuse in 20 minutes, what is the molar mass of hydrocarbon? वो ये कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका 180 ml डिफ्यूज होता है 15 मिनट में, ठीक है, और SO2 गैस का 120 ml डिफ्यूज होता है 20 मिनट में। तो पूछ रहा है कि नोन गैस या हाइड्रोकार्बन का मोलर मास क्या होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, R इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। R हाइड्रोकार्बन, तो वॉल्यूम कितना है 180, डिफ्यूजन टाइम्स कितना है 50। और आगे आ जाए, यहां पर ले लें नेक्स्ट R SO2 120 अपॉन 20, ये हो गया 6। यहां पर आ जाए, ठीक है, 180 है, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2। तो यहां पर आप देखें कितना आ जाएगा 180 अपॉन 15। ये देखिए यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हो जाएगा R हाइड्रोकार्बन अपॉन R SO2। यहां पर इनवर्सली रिलेशन में आ जाए MSO2 अपॉन M में ये हो जाएगा क्या M हाइड्रोकार्बन। यहां हो जाएगा 180 अपॉन में 15 अपॉन 120 अपॉन 20 रूट MSO2 सल्फर 32 64 अपॉन M हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां तक आप कैलकुलेट करें, आगे फिर करते हैं। अब देखो और आगे करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 180 अपॉन 15 मीन्स हो गया 1 2, और ये तो था 6, यहां हो जाएगा आपका 64 अपॉन एम एच वाई। 2 इक्वल टू 64 अपॉन एम एच वाई, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 64, तो एम हाइड्रोकार्बन 64 अपॉन 4 इन 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज, ठीक है, वेरी नैरो होल, हाउ मच हाइड्रोजन वुड हैव डिफ्यूज्ड अंडर सेम टाइम एंड सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। समझ गए बच्चों कि 4 ग्राम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समान समय तक मिश्रण हुआ तो कितना H2 मिश्रित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम एक रिलेशन लेते हैं कि जब अमाउंट का रिलेशन की बात की गई हो तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू होगा MO2। अगर हम यहाँ पर O2 ले लें और यहाँ पर H2 लें तो यहाँ पर होगा MO2 अपॉन MH2। ये है 4 ग्राम, ये WH2 इक्वल टू 32 अपॉन 2, तो 4 अपॉन MH2 इक्वल टू अंडर रूट 16 मीन्स MH2 इक्वल टू, या हम कहें कि M नहीं सॉरी WH2, तो WH2 इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम। ओके, यहाँ तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 वुड बी, ठीक है, 1.62 टाइम्स ऑफ SO2। तो ध्यान रखें कि यदि हम यहाँ पर SO2 को X ले लें तो Rn2 नाइट्रोजन का डिफ्यूजन रेट है N2, तो ये हो जाएगा 1.625x
कि नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज 1.625 हायर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2. देन SO2 इज x, देन NO2 1.62x. टेम्परेचर दे रखेगा, व्हाट द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन एट SO2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, 2 मिनट, आप इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा कमी है, आप इसको पहले नोट करें. यहाँ पर है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो T1 यहाँ पर अगर हम T1 को SO2 ले लें और TN2 ले लें. ओके, तो पहले आप यहाँ तक लिखो, फिर मैं अच्छी तरह से सॉल्व कर दूंगा उसको. तो देखो बच्चों, अच्छी तरह से समझने एक बार क्वेश्चन. एट व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 वुड बी 1.62 टाइम्स दैट ऑफ SO2, ठीक है, टाइम्स दैट ऑफ SO2 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. यहां समझ गए ना कि ये जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो किसका है? SO2. तो टाइम ऑफ SO2, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ SO2 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे से केल्विन में ले लें. हमें N2 का कैलकुलेट करना है. तो ये रिलेशन आपने देखा था अभी कि RSO2 अपॉन R, या हम इस तरह से ले रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन में. यहां पर आ जाता हूं, टेम्परेचर और रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेट लेकर या रिलेशन लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे RNO2 अपॉन RSO2 रूट TN2 इंटू MSO2, ओके, अपॉन TSO2 इंटू MN2. ये इन्वर्सली रिलेशन है, ये डायरेक्टली रिलेशन है. RNO2 और RN2 में देखें तो 1.625x अपॉन x. TN2 हमें कैलकुलेट करना है. SO2 का मोलर मास हो जाएगा 64. TSO2 273 ठीक है, तो ये है प्लस 50 और इंटू N2 का मोलर मास कितना है? 28. बस अब आपको सॉल्व करना है TN2. ये जो आंसर आएगा यही इसका क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ NO2 जिसमें क्या है? डिफ्यूजन रेट ऑफ N2 इक्वल्स टू दी SO2 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 373 केल्विन. ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, यही इसका आंसर होगा. तो इस तरह से मैंने आपको, और भी है, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, मास से रिलेटेड है, तो आप शीट्स में देखें और असाइनमेंट में देखें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बहुत ईजी है. ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन या इसमें पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑर्डर क्या होगा. तो यहाँ पर आपने अभी देखे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ n. इसका मतलब है कि रेट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m. जैसे हम ये कहें कि H2O2 N2 Cl2 गैसेस दे रखी है, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? तो देखो, मास का बिल्कुल उल्टा देखना है. तो इसका मतलब है सबसे हाईएस्ट रेट होगा H2, फिर इनमें से मोलर मास किसका आ जाएगा? N2, फिर O2, फिर क्या हो जाएगा? Cl2. तो ध्यान रखना कि अगर कंपाउंड्स हो या गैसेस हो और अगर उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर पूछा गया हो तो मोलर मास के बेस पर देखना है. जितना कम मोलर मास उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक इसी तरह से अगर टेम्परेचर के बेस पर ध्यान रखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मींस अगर हम ये कहें pH2 2 atm, pH2 3 atm, तो अगर ये P1 है और ये है P2 है तो pH2 ग्रेटर देन pH1. जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा डिफ्यूजन. मींस इसका अगर डिफ्यूजन R2 है तो ये R1 है. टेम्परेचर में मान लो 373